improvement 1 to 15. The phrase 1 2 3 4 given below each sentence has an error or grammatically correct. If the sentence is correct, in the bold and red parts of the sentence as we mark our answer. हमने स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार इस टेस्ट को कलर लिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ब्लैक एंड वाइट होता है और ये जो कलर्ड वाक्य का पोर्शन है ये आपके पेपर में ब्लैक ही होगा और बोल्ड होगा। ये हमने आपकी सुविधा के लिए अच्छी तरह समझाने के लिए ऐसा किया हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर दिया गया होता है कि सेंटेंस के अंदर 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो बोल्ड पोर्शन सेंटेंस में दिया गया है उस बोल्ड पोर्शन को देखते हुए आप फ्रेजेस का पता लगाएं कि ये सही है अथवा गलत, और अगर गलत है तो क्या वन पार्ट में जो है वन ऑप्शन में है वो आएगा, या सेकंड ऑप्शन में है वो आएगा, या थर्ड ऑप्शन में वो आएगा, या फोर्थ ऑप्शन में जो दिया गया है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी इस वाक्य में कोई भी गलती नहीं है, वो आएगा। तो देखिए, इट इज टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स, धार्मिक, देखिए धार्मिक रस्में, इट इज टेम्पल वेयर religious rites are celebrated as they were for centuries. As they were for, ये फ्रेज इसके अंदर दी गई है, इसको ध्यान से देखिए। as they were for, देखिए कहता है कि ये मंदिर हैं जहां धार्मिक रीति रिवाज सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। as they were for centuries, जो कि सदियों से मनाए जाते रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो एज दे वर फोर, यहां पर वर का प्रयोग किया गया है, तो वर का प्रयोग यहां पर उचित नहीं है। देखिए यहां पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एज दे हैव बीन फॉर सेंचुरीज। आप याद कीजिए कि हम टेंसेज में ये सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूं। देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। कोई भी काम से किया जा रहा है, इतने दिन से किया जा रहा है, इतने सालों से किया जा रहा है, वहां पर देखिए आप स्पष्ट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर इज एम आर का प्रयोग है। देखिए प्रेजेंट में सेंटेंस की स्टार्टिंग है और आगे भी सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हो रहा है, प्रेजेंट में ही है। तो आगे देखिए, जो कि सदियों से होता रहा है, जो सदियों से होता रहा है, तो यहां पर देखिए दे हैव बीन फॉर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है, जबकि सेकंड में सो वर दे फॉर, एज दे आर फॉर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऐसे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस वाक्य में हमारा आंसर होगा। मैं पहले भी आपको सभी सीडी टेस्ट सीरीज में, इंग्लिश की सीडी टेस्ट सीरीज में ये बातें बार बार बताता रहा हूं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो फ्यूचर बाद में उसके आ सकता है। देखिए यहां पर देखिए ध्यान से कि यहां पर एज दे वर फोर, यहां पर एज दे वर फोर बिल्कुल गलत है। यहां पर वर जो है वैसे ही पास्ट में चला जाता है, तो इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए एज दे हैव बीन फॉर, तो फर्स्ट हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। अगले में देखिए, ही वॉज क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ देम वर अवेयर ऑफ द ट्रुथ। देखिए वाक्य की स्टार्टिंग पास्ट से हुई है, ये देखिए वॉज पास्ट से वाक्य की स्टार्टिंग हुई है और नन का इसमें प्रयोग है, नन ऑफ देम वर अवेयर ऑफ द ट्रुथ। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि नन का प्रयोग जो है वो हमेशा दो से ज़्यादा की गिनती में होता है, जहाँ गिनती ना दी गई हो। और मैंने ये भी बताया था आपको कि नाइदर, नन, आइदर और एनी, जो भी वाक्य इनसे शुरू होता है वो हमेशा ही एक वचन में रहता है। देखिए
तीन भाइयों में से कोई भी मौजूद नहीं था, तीन भाइयों में से कोई भी नहीं जानता था। देखिए, दो भाइयों में से कोई भी अच्छा नहीं था। देखिए, था का प्रयोग यहाँ पर होता है, यानी कहने का मतलब है, इंग्लिश का रूल कहता है कि जो वाक्य नन, नाइदर, एनी और आइदर से स्टार्ट होता है वो वाक्य कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकता, उस वाक्य में प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है और वाज का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। अवेयर ऑफ प्रेपोजिशन बिल्कुल सही फ्रेज का प्रयोग किया गया है, अवेयर ऑफ, तो वाज अवेयर ऑफ। देखिए ऑप्शन 2 में आपको ये आंसर मिलता है। तो हमारा इस वाक्य में आंसर जो है 2 ऑप्शन हुआ। अगले वाक्य में देखिए, नो सुनर डिड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नो सुनर से जो वाक्य शुरू होता है उस वाक्य में देन, THAN देन का प्रयोग होता है। THAN याद रखिए, THAN देन का प्रयोग इस वाक्य में है। लेकिन यहाँ हैड स्टार्टेड बोल्ड वर्ड दिया गया है, रेड वर्ड दिया गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि जो वाक्य नो सुनर से शुरू होता है उस वाक्य में या तो आगे डिड या हैड का प्रयोग होता है। वर्ब की, यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी गई है। देखिए, चाहे ये हमसे प्रिंट गलत हो गया है, आप ध्यान से देखिए, चाहे ये हमसे गलत प्रिंट हो गया है, लेकिन नो सुनर के बाद डिड दिया हुआ है और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको आप एक बार इग्नोर कीजिए, भूल जाइए और यहाँ रीच्ड मानिए। यहाँ रीच्ड नहीं है, यहाँ रीच मानिए, REACH। देखिए, अगर यहाँ पर रीच होता है तो द स्टेशन देन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखिए, जो वाक्य नो सुनर से स्टार्ट होता है उस वाक्य के अंत में, यहाँ देखिए, उस वाक्य के अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लास्ट में देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, जैसे हम कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। केम देखिए लास्ट में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ ट्रेन देन द ट्रेन स्टार्टेड, यानी स्टार्टेड मूविंग। ये देखिए थर्ड हमारा जो है इसमें आंसर आएगा। अगले वाक्य में देखिए, ही ट्रेवल्ड बाई बस बट वुड हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन टू सेव टाइम। देखिए, ही ट्रेवल्ड बाई बस बट वुड हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन टू सेव टाइम। यहाँ देखिए आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, पास्ट में वाक्य की स्टार्टिंग है, और जबकि यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग किया गया है, वुड हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। कहता है ही ट्रेवल्ड बाई बस, उसने बस से यात्रा की, बट वुड हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन टू सेव टाइम। लेकिन समय को बचाने के लिए यात्रा ट्रेन से की जानी चाहिए थी। ये देखिए वुड होगा, होना था, ऐसे वाक्यों में जो है हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। वुड जो है विल का पास्ट होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर हम कहते हैं ही ट्रेवल्ड बाई बस, उसने बस से यात्रा की, लेकिन उसको ट्रेन से यात्रा करनी चाहिए थी। देखिए करनी चाहिए थी, शुड हैव ट्रेवल्ड। ये देखिए शुड बी ट्रेवलिंग, ये तो कोई तुक्का ही नहीं बनता यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर देखिए शुड बी ट्रेवलिंग, शुड हैव ट्रेवल्ड। तो अगर वुड की जगह यहाँ शुड होता है, शुड हैव ट्रेवल्ड, तो वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अतः हमारा इसमें ऑप्शन जो है 3 हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगले वाक्य में देखिए, बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 20 ईयर्स। बाय नेक्स्ट मंथ स्पष्ट है अगले महीने की बात है, तो सेंटेंस फ्यूचर में ही होगा। तो यहां पर देखिए फॉर 20 ईयर्स, आप याद कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। और देखिए विल हैव बीन, देखिए ध्यान से आप, टेंसेस की नॉलेज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से हम 20 साल के लिए मुंबई में रह रहे होंगे। देखिए फॉर 20 ईयर्स,
तो यहाँ पर विल हैव बीन का प्रयोग होना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन का प्रयोग होता है। अतः हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो विल हैव बीन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये वाक्य इस स्टाइल से सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों न हो। आज मैट्रिक लेवल और ग्रेजुएशन लेवल हर स्तर पर परीक्षाओं का मूल्यांकन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं में कई बार बहुत ही टफ और सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चंस की संख्या कुल मिलाकर ज़्यादा ही रहती है। 6th में देखिए, आई सिंपली डिसलाइक दिस प्लेस बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस इन इंडिया। कहता है मैं साधारणतया इस जगह को डिसलाइक करता हूँ क्योंकि ये एरिया जो है, ये स्थान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है भारत में। तो इस प्रकार से आप इसको देखते हैं, आई सिंपली डिसलाइक दिस प्लेस, और यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं डिसलाइक दिस प्लेस सिंपली। तो देखिए ये सिंपली वर्ड जो है वो यहीं पर उचित लगता है। अगले में देखिए डिसलाइक दिस सिंपल प्लेस, कोई बात जचने वाली नहीं है। डिसलाइक दिस सिंपली प्लेस, ये तो कोई तुक्का ही नहीं है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और कहता है इस वाक्य में कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई सिंपली डिसलाइक दिस प्लेस, ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। अतः हमारा आंसर जो है इसमें ऑप्शन 4 नो करेक्शन रिक्वायर्ड आ जाएगा। नंबर 7 में देखिए, ए कैजुअल मीटिंग ऑफ BCCI is to be held on tomorrow and all the members have been engaged for an important discussions। तो देखिए BCCI की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो कल होनी है और सभी मेंबर्स को उसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए इनवाइट किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैं पहले भी प्रेपोजिशंस डिफरेंसेस में आपको बता चुका हूँ कि एंगेज्ड टू जो है वो अलग होता है, एंगेज्ड इन जो है वो अलग होता है। देखिए एंगेज्ड टू होता है सगाई होना। देखिए एंगेज्ड फॉर तो बिल्कुल ही गलत है, हैव बीन एंगेज्ड फॉर। अब देखिए हमें एंगेज इन और एंगेज टू के डिफरेंस का पता हो तो हमारा वाक्य जो है वो गलत नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर एंगेज टू होता है सगाई होना, जबकि एंगेज्ड इन होता है किसी भी मैटर में शामिल होना या किसी भी मैटर में या किसी भी बिजनेस वगैरह में आपको एंगेज करना। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन देखते हैं, हैड बीन एंगेज्ड फॉर, हैव बीन एंगेज्ड टू, हैज बीन एंगेज्ड इन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और सेंटेंस को हम देखते हैं तो देखिए कल होनी है, ये प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंगेज टू ये कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पर देखिए इज का प्रयोग है और हैव बीन का प्रयोग आगे किया गया है। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट्स में ही रखा गया है। और यहाँ पर एंगेज टू होता है किसी के साथ सगाई होना, लड़के या लड़की की, या एंगेज इन का मतलब होता है किसी मैटर में या किसी बिजनेस में जो है हम एंगेज करना। तो यहाँ पर देखिए हैव बीन एंगेज्ड इन, तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगले वाक्य में देखिए 8 में, ही वाज टोटली इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट सो ही बिकेम द विक्टिम ऑफ हर ऑयली टंग। देखिए टंग जुबान, भाषा, जीभ, हम कुछ भी कह सकते हैं। ही वॉज टोटली इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, वह वास्तविकता से टोटली अनभिज्ञ था। देखिए पास्ट है, सो इसलिए ही बिकेम द विक्टिम ऑफ हर ऑयली टंग, इस प्रकार इसलिए वह उसकी चिकनी चुपड़ी भाषा का शिकार हो गया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टोटल पास्ट में है और ये भी बिकेम भी पास्ट में, देखिए सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर सेंटेंस की कोई भी खामी नहीं है। विक्टिम ऑफ, ये देखिए
मैं पहले भी शायद आपको वाक्य में पहले भी आपको पिछली सीढ़ियों में बता चुका हूं कि विक्टिम ऑफ क्रूरल्टी, देखिए क्रूरल्टी निर्दयता का शिकार होना, विक्टिम ऑफ क्रूरल्टी। तो ये देखिए विक्टिम ऑफ का प्रयोग जो है किसी की निर्दयता का शिकार होना, किसी के गंभीर आचरण का शिकार होना, किसी के गुस्से का शिकार होना, विक्टिम ऑफ होता है। जबकि विक्टिम टू होता है किसी की बातों में फंस जाना, किसी की चिकनी चुपड़ी भाषा में का शिकार हो जाना। तो देखिए बिकेम द विक्टिम टू हर ऑयली टंग, तो यहाँ पर जो है टू का विक्टिम टू, बिकेम द विक्टिम टू हमारा जो है इसमें ऑप्शन होगा और हमारा आंसर जो है 2 आ जाएगा। अगले वाक्य में देखिए 9th में, ही हैज बीन टू लखनऊ 3 टाइम बिफोर ही वेंट विद अस। कहता है वह लखनऊ जो है कई बार हो आया है, बिफोर ही वेंट विद अस, हमारे साथ जाने से पहले। वेंट देखिए सेकंड फॉर्म है। सो ही गाइडेड अस वेल, इसलिए हमको उसने अच्छी तरह से गाइड किया। देखिए ही हैज बीन यहाँ पर वाक्य प्रेजेंट में है, जबकि आगे आप देखें कि वेंट पास्ट में है और गाइडेड जो है यहाँ पर पास्ट में है। तो स्पष्ट है यहाँ हैज बीन नहीं, यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए। और हैड बीन का ही हैड बीन टू लखनऊ, यानी 3 में देखिए ही हैड बीन टू लखनऊ, वह लखनऊ 3 टाइम्स, वह लखनऊ 3 बार हो आया था। देखिए हो आया था, वह लखनऊ 3 बार जा चुका था। बिफोर ही वेंट विद अस, हमारे साथ जाने से पहले। सो ही गाइडेड अस वेल, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हम इसको लेंगे हैड बीन। देखिए हैड बीन, तो यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग होगा, तो हमारा आंसर जो है वो 3 हमारा ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा। अगले में देखिए 10 नंबर में, ऑल्दो ही इज नियरली 60 यट हिज हेयर्स आर स्टिल ब्लैक। मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूं रूल्स में कि देखिए ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय यट, लेकिन ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑल्दो के साथ यदि बट लगा हो तो बट बिल्कुल गलत है। यद्यपि वह गरीब है परंतु ईमानदार है, बिल्कुल गलत है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। यदि ऑल्दो के साथ बट लगा हो तो हमें यट कर देना चाहिए, लेकिन यदि ऑल्दो के साथ ना बट लगा हो और ना यट लगा हो तो भी वाक्य अशुद्ध नहीं होता। देखिए ऑल्दो ही इज पुअर कोमा ही इज ऑनेस्ट, ये भी सही है। जबकि हम कह सकते हैं ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, ये भी सही है, लेकिन बट का प्रयोग गलत है। तो यहां पर वाक्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हिज हेयर्स आर स्टिल ब्लैक, देखिए हेयर्स यहां पर बालों की बात है, और वो भी सारे बालों की बात है। जो आदमी के सिर में बाल होते हैं, जो आदमी के सिर पर बाल होते हैं, वो उन सभी बालों की बात है। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूं कि अगर सिर के सभी बालों की बात हो तो हेयर्स नहीं होता, बहुवचन में नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। और उसके लिए प्लूरल वर्ब, बहुवचन वर्ब का प्रयोग भी नहीं होता। हेयर के साथ एस का प्रयोग जब ही होता है जब गिनती के बालों की बात हो। जैसे हम कहते हैं कि उसके 4 बाल सफेद हैं, तो वहां हम कह सकते हैं हिज 4 हेयर्स आर ब्लैक, हिज 4 हेयर्स आर व्हाइट। लेकिन जब सिर के सभी बालों की बात होती है तो ना तो हेयर के साथ एस का प्रयोग होता है, ये सिंगुलर में प्रयोग होना चाहिए, और ना ही आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। हिज हेयर्स गलत है, हिज हेयर इज स्टिल ब्लैक। तो यहां पर देखिए हिज हेयर इज स्टिल ब्लैक, तो यहां देखिए हिज हेयर इज स्टिल ब्लैक, यहां दिया है हिज हेयर्स इज स्टिल ब्लैक, यानी यहां बहुवचन करके यहां इज नहीं लगाते। हेयर जो है वो सिंगुलर में आएगा और इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसमें होगा, अतः हमें हमारा आंसर इसमें 2 हो जाएगा। अगले वाक्य में देखिए 11th में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग फिल्म्स दैट हैज एवर बीन मेड। देखिए प्रेजेंट में स्टार्टिंग है,
इट इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग फिल्म्स, यह उन भयानक फिल्मों में से एक है। देखिए फिल्मों में से, फिल्मों में से, इसका मतलब यहां फिल्म के साथ एस का प्रयोग होगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वन के बाद हमेशा प्रयोग होने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा बहुवचन में होता है। यहां तक ये बिल्कुल सही है। गलती तो यहां पर है, स्पष्ट है कि रेड एंड बोल्ड लेटर में ही गलती होती है। देन दैट हैज एवर बीन मेड, तो यहां पर हम देखेंगे कि दैट हैज एवर बीन मेड, तो यहां पर देखिए यह उन फिल्मों में से एक फिल्म, भयानक फिल्म है न कि थी। देखिए है न कि थी, फिल्म्स उन फिल्मों में से एक फिल्म है जो यहां पर कभी बन चुकी हैं। तो बन चुकी हैं, तो फिल्म बन चुकी है। देखिए फिल्म्स आगे होने वाला आगे प्रयोग होने वाली वर्ब जो है वो फिल्म्स के अकॉर्डिंग बदलेगी, फिल्म्स के अकॉर्डिंग बदलेगी। तो यहां पर देखिए फिल्म्स के लिए हैज का प्रयोग किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। यहां पर हैव एवर बीन मेड का प्रयोग होना चाहिए। तो हैव देखिए हमारे ऑप्शन में दैट हैव एवर बीन मेड, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो 2 आंसर आ जाएगा, जबकि एक ऑप्शन जो है उसमें हैड दिया गया है और अगले ऑप्शन में दैट हैज बीन मेड दिया गया है। तो हमारा आंसर जो है 2, इसमें हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगले वाक्य में देखिए स्टूडेंट, 12th वाक्य में देखिए, द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन जेन्युइन प्रेज एंड फ्लैटरी इज वेरी थिन। जेन्युइन वास्तविक, फ्लैटरी चापलूसी। देखिए द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन जेन्युइन प्रेज, वास्तविक प्रशंसा और चापलूसी में जो अंतर करने वाली रेखा है वो बिल्कुल पतली सी है। तो आप देखिए पतली सी रेखा है, इसमें कहता है कि द डिवाइडिंग लाइन, तो फर्स्ट ऑप्शन में कहता है द लाइन डिवाइड्स, जो रेखा विभाजित होती है। द लाइन डिवाइड्स यानी रेखा विभाजित होती है। तो यहां तो कोई ये तुक्का ही नहीं बनता कि फर्स्ट में जो लाइन डिवाइड होती है। दूसरे में देखिए द डिवाइडेड लाइन, यानी ये पास्ट में दे रखा है, जबकि यहां पर देखिए सेंटेंस जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट में है। द डिवाइडेड लाइन ये भी देखिए पास्ट में है और द लाइन डिवाइडेड ये भी पास्ट में है। तो देखिए यहां पर स्पष्ट है कि द डिवाइडिंग लाइन जो विभाजक रेखा है बिटवीन जेन्युइन प्रेज एंड फ्लैटरी इज वेरी थिन, इसलिए यहां हमारा आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, हमारा आंसर आ जाएगा। 13 नंबर में देखिए, सुभाष चंद्र laid down his life for the altar of love for his motherland। देखिए सुभाष चंद्र laid down his life for the altar of love for his motherland। laid down his life, देखिए इसी को रेड एंड बोल्ड किया गया है। laid down न्यौछावर कर दिया, देखिए बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र laid down his life, सुभाष चंद्र ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। फॉर द अल्टर ऑफ लव, मातृ देवी की बलिवेदी पर। फॉर हिज मदरलैंड, मातृ देवी की बलिवेदी पर उसके प्यार के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। पास्ट में है, देखिए ये देखिए चुका था, ये हैड लेड डाउन, जरूरत ही नहीं है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्यों को बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना सारा जीवन अपनी मातृ देवी की रक्षा के लिए उसकी बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। देखिए पास्ट में ऐसे वाक्यों को कि सुभाष चंद्र बोस अच्छे देशभक्त थे, देखिए सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया। तो देखिए ऐसे वाक्य हम पास्ट में ले सकते हैं, यहाँ हैड के लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः यहाँ भी हमारा आंसर जो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी हमें वाक्य में किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। 14 नंबर में देखिए, सी पोजिज एज दो सी हैड बीन ए हीरोइन। देखिए सी पोजिज एज दो सी हैड बीन ए हीरोइन, वह ऐसे अपने आप को संवारती है
या वैसे वह ऐसे पोज बनाती है जैसे कि वो हीरोइन हो। या हम कहेंगे कि देखिए सी पोजेस एज दो। मैं पहले भी यह रूल अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूं, ध्यान से देखिएगा कि जो वाक्य एज इफ और एज दो से बना हुआ हो, जो वाक्य एज इफ और एज दो से बना हुआ हो और वाक्य की स्टार्टिंग प्रेजेंट से हुई हो, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पोज फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस का प्रयोग है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर कोई वाक्य एज इफ और एज दो से बना हुआ हो और वाक्य की स्टार्टिंग प्रेजेंट से हुई हो तो वाक्य का अंत वर से होता है। देखिए वर आएगा यहाँ पर। और अगर वाक्य की स्टार्टिंग पास्ट से हुई होती, यहाँ पोज्ड होता, तो वाक्य का अंत हैड बीन से होता। लेकिन यहाँ तो वाक्य की स्टार्टिंग प्रेजेंट से हुई है और एज इफ एज दो से बना हुआ वाक्य है तो वाक्य का अंत वर से होगा। तो सी वर, देखिए सी वर ए हीरोइन, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है एक ऑप्शन आ जाएगा। अगले वाक्य में देखिए 15 नंबर वाक्य में देखिए, आई शुड हैव कम यस्टरडे इफ आई हैड नॉट बिजी विद सम ऑफ द गेस्ट्स हु केम अनएक्सपेक्टेडली। देखिए आई शुड हैव कम यस्टरडे, मुझे कल यहां आ जाना चाहिए था, मुझे कल आ जाना चाहिए था। इफ आई हैड नॉट बिजी विद सम ऑफ द गेस्ट, यदि मैं कुछ अपने गेस्ट्स के साथ बिजी नहीं होता। हु केम अनएक्सपेक्टेडली, जो वैसे ही आ गए, मुझे आशा नहीं थी। तो देखिए सारा सेंटेंस पास में चल रहा है, पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है। देखिए आई शुड हैव कम यस्टरडे, कहता है कि मुझे आ जाना चाहिए था। और इधर कहता, यहां पर अगर हम कहते हैं कि मैं आ गया होता, देखिए इफ आई हैड नॉट बिजी विद सम ऑफ द गेस्ट, यदि मैं अपने गेस्ट्स में से कुछ के साथ बिजी नहीं होता जो बिना आशा किए आ गए। तो देखिए मैं आ गया होता, ये बात यहां पर सही बैठती है, न कि मुझे आ जाना चाहिए था। देखिए मैं आ गया होता और हैड से वाक्य शुरू है। अगर पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट से वाक्य शुरू होता है तो हम उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां देखिए हैड का प्रयोग है और हैड का प्रयोग है तो यहां थर्ड ऑप्शन आई वुड हैव कम यस्टरडे, तो वुड हैव कम शुड हैव की जगह वुड हैव कम यस्टरडे, मैं कल आ गया होता इफ आई हैड नॉट बिजी विद सम ऑफ द गेस्ट हु केम अनएक्सपेक्टेडली। तो यहां पर हमारा आंसर जो है हमारा आंसर 3 ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगली इंस्ट्रक्शंस को देखिए 16 to 25। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर comma if any comma will be in one part of the sentence, the number of that part is the answer. If there is no error the answer is 5। स्पष्ट है, एरर दी गई है और एरर में साथ में 1 2 3 4 5 पॉइंट लगाए गए हैं। यदि वाक्य में कोई गलती है तो आप उस पोर्शन को गलत कर सकते हैं और यदि कोई वाक्य में गलत नहीं है तो 5 आपका आंसर, नो एरर आपका आंसर होगा। देखिए 16 नंबर में, आई एम वर्किंग इन दिस फर्म फॉर मोर देन 20 years एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, नो एरर। देखिए सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही खेल है, चाहे इस सेंटेंस में बोल्ड वर्ड कर दिए जाएं, चाहे इस सेंटेंस में ब्लैंक्स बना दिए जाएं, वो ब्लैंक्स प्रेपोजिशन की जगह बना दिए जाएं, चाहे एडजेक्टिव की जगह कुछ ब्लैंक्स बना दिया जाए या बोल्ड कर दिया जाए, चाहे फ्रेज की तरफ, वर्ब एंड फ्रेजेज की तरफ, आर्टिकल्स की तरफ, कुछ भी चाहे कर दिया जाए, सब खेल सेंटेंस स्ट्रक्चर का है जिसे हमें अच्छी तरह बोलना व लिखना व एरर को ढूंढना आना चाहिए, तभी हम इंग्लिश लिखना बोलना
वह पढ़ना अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम को फेस कर सकते हैं। देखिए, आई एम वर्किंग इन दिस फर्म फॉर मोर देन 20 ईयर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। देखिए, पहली बात तो ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर 20 ईयर, फॉर मोर देन 20 ईयर, फॉर मोर देन 20 ईयर, 20 सालों से, यानी स्पष्ट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से का कोई चक्कर नहीं होता, सिंस और फॉर का कोई चक्कर नहीं होता। यहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर में से कोई एक दिया गया है और वाक्य के अंत में समय दिया गया है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये मैं बार बार बता चुका हूं, इसलिए यहां पर आई एम वर्ब का प्रयोग नहीं, हेल्पिंग वर्ब एम नहीं, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए। और वाक्य में आई से वाक्य शुरू है तो हैव बीन वर्किंग, मैं इस फर्म में फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 सालों से भी ज्यादा से काम कर रहा हूं। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, और मुझे इस पर गर्व है, मैं 20 सालों से भी ज्यादा से काम कर रहा हूं, से कर रहा हूं। इसलिए यहाँ हैज बीन और हैव बीन, यानी यहाँ हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। अतः हमारा एक पार्ट इसमें एरर हुआ। 17 में देखिए, द किंग हैड 4 सन्स, राजा के 4 बेटे थे, बट ही लाइक्ड यंगेस्ट वन। मैं आपको पहले भी एडजेक्टिव के रूल में बता चुका हूं कि आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा 2 की तुलना में होता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा 2 से ज्यादा की तुलना में होता है। जब 2 में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो कंपैरेटिव, या 2 से ज्यादा में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। या राजा के 4 बेटे थे और वो एक को, 4 में से एक को पसंद करता था, तो यहाँ पर यंगेस्ट का प्रयोग तो बिल्कुल उचित है। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय डेफिनेट आर्टिकल दी। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, जो यहाँ नहीं है। इसलिए हमारा वाक्य का पार्ट 2 यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो 2 नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगली करेक्शन में देखिए 18 में, हिज फादर आस्क्ड हिम दैट व्हाट हिज एम्बिशन वाज एंड हाउ ही वुड फुलफिल इट। देखिए, हिज फादर आस्क्ड, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, दैट व्हाट हिज एम्बिशन वाज एंड हाउ ही वुड फुलफिल इट। मैंने आपको पहले रूल बताया था, आप याद कीजिए कि दैट व्हाट WH फैमिली के साथ WH से बनने वाले शब्द व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, वेदर, ये जितने भी W और H से बनने वाले शब्द जो होते हैं उनसे पहले दैट का प्रयोग कभी नहीं होता। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग जो है वो बिल्कुल ही गलत है। हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाट हिज एम्बिशन वाज एंड हाउ ही वुड फुलफिल इट। तो हमारा आंसर इसमें जो है 2 नंबर ऑप्शन हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। अगले में देखिए, लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप वेल। लास्ट नाइट, एगो, इस तरह के वाक्य जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप वेल, पिछली रात मैं आराम से नहीं सो सका। सो आई हैव, इसलिए मुझे हो गया हेडेक, सिर दर्द, एंड आई नीड रेस्ट, और मुझे आराम की आवश्यकता है। तो ये आप हेडेक वर्ड को देखिए, हेडेक, इससे पहले हेडेक, ए का प्रयोग होना जरूरी है, आर्टिकल ए का प्रयोग होना जरूरी है। लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप वेल, सो आई हैव ए हेडेक। जब भी हेडेक वर्ड आता है तो इससे पहले ए का प्रयोग, हैव ए हेडेक, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हैव हेडेक नहीं होता, हैव ए हेडेक, सिर दर्द जो है
हेडेक से पहले ए का प्रयोग होना जरूरी है, अतः हमारा आंसर यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगले में देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव इनवाइटेड मी टू अटेंड हिज ब्रदर्स मैरिज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये मैं पहले भी अभी बता चुका हूं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन के बाद प्रयोग होने वाला नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है। मेरे मित्रों में से एक, न कि मेरे मित्र में से एक। देखिए, मेरे मित्रों में से एक, मेरे पेन्स में से एक, मेरी घड़ियों में से एक, मेरी घड़ी में से एक घड़ी नहीं होती। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स यहां तक बिल्कुल सही है। हैव इनवाइटेड मी टू अटेंड हिज ब्रदर्स मैरिज। या देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक ने मुझे इनवाइट किया। तो देखिए, एक ने इनवाइट किया, न कि कईयों ने। मित्र में से एक, तो एक के लिए हैव थोड़ी या हैज का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पर हमारे सेंटेंस के पार्ट नंबर 2 में गलती है, तो हमारा आंसर 2 यहां पर हो जाएगा। 21 में देखिए, इफ यू डू द होमवर्क रेगुलरली द टीचर वुड नॉट बी एंग्री विद यू, नो एरर। यहां देखिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट में हुई है। देखिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट में हुई है और यहां पर वुड यानी पास्ट दिया हुआ है। स्पष्ट है कि गलत है। यहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर पास्ट में हुई होती तो वुड सही था, लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट में हुई है तो यहाँ वुड नहीं विल का प्रयोग होना चाहिए। इफ यू डू द होमवर्क रेगुलरली द टीचर वुड नॉट बी एंग्री विद यू, तो यहाँ पर विल का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो पार्ट 3 हमारा यहाँ पर गलत है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 3 पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा।